प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो आइए आज हमारा जो अजातशत्रु नाटक का बिंदु है, अजातशत्रु नाटक का उद्देश्य या अजातशत्रु नाटक के उद्देश्य, मैं प्रमुख उद्देश्य की बात नहीं कर रहा हूँ। अजातशत्रु नाटक के साथ अध्ययन करने के बाद जो हमारे सामने उपस्थित जो उद्देश्य उपस्थित हुए, उन उद्देश्यों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, अजातशत्रु नाटक के मूल उद्देश्य के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो विस्तृत रूप से उद्देश्य हमारे सामने, इसकी कथाओं को पढ़ने के पश्चात, उसका पाठालोचन करने के पश्चात, उसका चिंतन करने के पश्चात, इसका अध्ययन करने के पश्चात जो हमारे सामने जो उनके उद्देश्य उभर करके आगे आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, जो ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है ना। अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का लिखित नाटक है। ये गुप्त काल और बौद्ध धर्म या बौद्ध काल के समय का नाटक है। इसके नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, जहाँ तक मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए, इस नाटक के अंतर्गत जो उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ संक्षिप्त में उद्देश्य आपको समझाया, मतलब बताने का प्रयास को ध्यान समझेंगे आप लोग। देखिए, अजातशत्रु नाटक में जो राजनीतिक संघर्ष को इसमें चित्रण किया गया है, राजनीति को लेकर के संघर्ष। ध्यान दीजिए, अजातशत्रु नाटक के जो हम प्रारंभ में पढ़ते हैं 3 राज्य हैं, और तीनों राज्य कौन कौन से आपको ध्यान देने की बातें हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं? मगध है, ठीक है ना, कौशल है, और तीसरा है कौशाम्बी। ये तीनों राज्य की जो राजनीतिक संघर्ष है, यहां पर इसमें बताने का प्रयास किया गया है। इस उद्देश्य है, तीनों राज्य का राजनीतिक संघर्ष इसमें चित्रित किया गया है। ठीक है ना। और इसी के साथ ही इस नाटक के उद्देश्य के अंतर्गत जो तत्कालीन जो धार्मिक सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डाला, जयशंकर प्रसाद बहुत ही एक अच्छे नाटककार के रूप में उन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। उस समय यानी बौद्ध काल के समय, गुप्त काल के समय, 7वीं शताब्दी के समय जो तत्कालीन जो धर्म को लेकर के, आज भी धर्म को लेकर के अनेक प्रकार के हमारे समाज में संप्रदाय की भावनाएं, जातिवाद और अनेक प्रकार के न जाने वोट के ऊपर राजनीति, न जाने के कितने प्रकार के हमारे सामने आज वो समस्या उपस्थित हो रही है। जो समस्या प्राचीन समय में थी धर्म को लेकर के, ठीक है ना, धर्म को लेकर के जो राजनीति की जाती थी, वो समस्या आज भी हमारे सामने है। इसलिए इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने इस प्राचीन समस्याओं को हमारे सामने रूबरू कराने के जयशंकर प्रसाद ने सफल प्रयास किया है। वो इसमें नाटक में बताया है कि तत्कालीन धार्मिक या सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालना, ठीक है ना, कि उस समय गुप्त काल के समय में जो धर्म को लेकर के, ठीक है ना, जो समाज की स्थितियों को लेकर के जो चित्रण किया था, वो आज भी है। और उस समय भी समाज जो मध्यम वर्ग था बेचारा, ठीक है ना, वो हमेशा विशिष्टता रहता है, और उच्च वर्ग के लोग हैं जो हमेशा राजनीति का ऐशो आराम करते हैं और हमारी जनता पर वो क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इस प्रकार के धर्म के जो ठेकेदार है, धर्म को लेकर के अपने आप को, धर्म को वर्चस्व स्थापित करने के जो प्रयास करते हैं, उसी के साथ कुछ लोग और भी जो आगे बढ़ा धर्म को लेकर के उसके बीच में है ना समस्या या बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बौद्ध धर्म के जो परिणेता हैं, बौद्ध धर्म के जो अधिष्ठाता हैं, बौद्ध धर्म के जो धर्म के प्रवर्तक हैं, महात्मा बुद्ध जो शांति के और देव पात्र के दूत हैं, और उन्हीं का प्रतिद्वंदी जो कौन सा है, देवदत्त, जो उनका प्रतिशोध करता है और उनके व्यक्तित्व में लाछान लगाने का प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। इस प्रकार की धर्म की लेकर की स्थितियों को जो संकीर्ण भावनाएं थी, उस समय भी थी और वर्तमान में भी है। इस प्रकार से धर्म और समाज की स्थितियों का चित्रण भी इस नाटक में मूल उद्देश्य इसका रहा है। नेक्स्ट बात आता है धार्मिक या सांप्रदायिकवाद। ध्यान के सांप्रदाय को समस्या है, धर्म को लेकर के आज भी धर्म और संप्रदाय, ठीक है ना, अलग अलग धर्म में भी अनेक प्रकार के संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के बोल दीजिए, शाक्त धर्म के संप्रदाय कह सकते हैं, और इस प्रकार से आलावार संप्रदाय कह सकते हैं। हिंदू धर्म में भी न जाने अनेक प्रकार के क्या है ये अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं। इसी प्रकार से और भी मुस्लिम संप्रदाय हैं जो उस समय नहीं था, लेकिन आज भी ये धर्म है, इसके अंतर्गत न जाने अनेक प्रकार के संप्रदाय होते जा रहे हैं। इस प्रकार के धर्म की स्थिति को लेकर के जो संप्रदायवाद जो समस्या थी, उस नाटक में जो दर्शाया गया है, इस नाटक का ये भी उद्देश्य इसमें रहा है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य में से जो उसमें जो पीढ़ियों के अंतराल की समस्या, आज हमारे घर में पीढ़ियों की जो विचारधारा है,
जैसे दादा दादी की विचारधारा अलग होंगे, माता पिता की विचारधारा अलग होंगे, और इसी प्रकार से उसके संतान की विचारधारा अलग होगी। इस प्रकार से एक परिवार में 3 पीढ़ियां होती है, माता पिता उसके दादा दादी, माता पिता और उनकी संतान। एक परिवार में 3 पीढ़ियां होती है और तीनों के विचारों का अंतराल होता है, और जो अंतरालों का जो इसमें यहाँ पर प्रस्तुत किया है वो सब विचार, वो पीढ़ियों का जो अंतराल पहले भी था और आज भी है। इस प्रकार उस पीढ़ियों के जो विचारों का जो विश्लेषण है, पीढ़ियों के जो उस समय के विरोध वर्ग थे या अलग अलग प्रकार की जो पीढ़ियां थी, उनकी जो मानसिक जो द्वंद था, मानसिक जो विचारधारा थी, मन में जो विचार थे, उनके अंदर जो समस्याएं थी, उनके अंतर्गत जो बातें थी, उनके अंतर्गत जो मन की बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करने जो प्रयास किया है जयशंकर प्रसाद ने किया। पीढ़ियों के विचारधारा के अंतरालों को इसमें समझाने का सफल इसमें प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। अगले उद्देश्य के अंतर्गत देखिए, अभिजात के वर्ग या निम्न वर्ग की समस्या। आज हमारे समाज में अभिजात के वर्ग का मतलब था पढ़ा लिखा वर्ग, शिक्षित वर्ग, संपन्न वर्ग, ठीक है ना, और दूसरा होता है निम्न वर्ग, जो बेचारा दो जून की रोटी के लिए हमेशा संघर्ष करता है और इस प्रकार से जीवन भर कठोर मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसको जीवन में सुख संपन्न नहीं मिलता। इस प्रकार से जो निम्न वर्ग है, अभिजात्य वर्ग में जो अनेक वैचारिक जो क्या होता है, एक खाई होती है, उसको यहाँ पर इस नाटक में समझाने का प्रयास किया। वार्ड उसको बताया गया जो प्राचीन समस्या थी, आज भी हमारे समाज में ये पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग की समस्या है, ठीक है। पूंजीपति होते जा रहे हैं, मजदूर बेचारा गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस प्रकार से समाज में 2 विचारधाराओं, 2 वर्गों को यहाँ पर संघर्ष करने का जो प्रयास जयशंकर प्रसाद ने किया है, जो पहले भी था और आज भी है, उस समझ जो है, लेकिन इसमें यहाँ पर सामंजस्य की जो समस्या है, हमने इसमें परिचय हमसे इसमें जयशंकर प्रसाद ने कराया। इस अभिजातीय वर्ग और निम्न वर्ग में सामंजस्य की समस्या का जो से हमें इन्होंने रूबरू करने का प्रयास किया है, हमें परिचय करने का प्रयास किया है, जो पहले भी थी और आज भी है। अगला उद्देश्य है जनपदों में संघर्ष का चित्रण। ध्यान दीजिए, जनपद आज हमारे देश में जनपद नहीं है, राष्ट्र है। हमारा देश का पड़ोसी राज्य है, पाकिस्तान कह सकते हैं, चीन कह सकते हैं, नेपाल कह सकते हैं, भूटान कह सकते हैं, अफगानिस्तान कह सकते हैं, श्रीलंका कह सकते हैं। ये हमारे देश के आसपास की क्या है, राष्ट्र कहलाते हैं, कंट्रीज कहलाते हैं। लेकिन पहले हमारे देश बहुत बड़ा विस्तृत था और विस्तृत होने के नाते वो राष्ट्र ने कहला करके, राज्य ने कहला जनपद थे। जनपद में भी संघर्ष को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के, अपने वजूद को लेकर के वो हमेशा आपस में संघर्ष थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। इस प्रकार की जन संघर्षों का जो संघर्ष है, जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक के उद्देश्यों के अंतर्गत संघर्षों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो पहले भी संघर्ष थे और आज भी हमारे देश में ऐसी ऐसी समस्या हमारे पड़ोसी राज्य हमारे साथ करते हैं। इस प्रकार से उस समस्याओं से भी परिचय इसमें हमें कराया। इस नाटक का ये भी एक उद्देश्य गिना जाता है। अगले उद्देश्य स्त्री पुरुषों में तनाव की समस्या। देखिए, हमारा समाज स्त्री पुरुषों की विचारधारा को लेकर आज भी अनेक प्रकार के मतांतर हैं और जयशंकर प्रसाद उसमें भी बता दिया कि स्त्री कितनी ताकतवर है। इस नाटक में स्त्री पात्र पुरुषों से ज्यादा विजय होती हुई दिखाई देती है। ध्यान दीजिए, पहला जो मगध साम्राज्य में जो कौन होती है, वो छलना एक महिला पात्र होती है, वो विजय होती है। और कोसल राज्य में शक्तिमती, ध्यान देने की बात है, शक्तिमती ये भी विजय किस पर विजय प्राप्त करती है, प्रसेनजीत पर। और कौशाम्बी में कौन होती है, ध्यान दीजिए, कौशाम्बी में ये मागधी होती है। कौन होती है बच्चों, मागधी, ये भी राजा उदयन पर विजय प्राप्त करती थी। इस प्रकार से तीनों महिलाएं, ध्यान दीजिए, तीनों महिलाएं छलना बिंबिसार पर विजय प्राप्त करती हैं, तो शक्तिमती प्रसेनजीत पर विजय प्राप्त करती हैं और मागधी उदय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार से स्त्री और पुरुषों के जो तनाव को लेकर के इस राज्य में बताया गया, इस नाटक में जो बताने का प्रयास किया है, इसमें स्त्री पात्र पुरुषों पर विजय होते हुए दिखाया गया है, यानी स्त्री के व्यक्तित्व को ऊपर दिखाया गया। बहुत अच्छा उद्देश्य इस नाटक का है, बहुत अच्छी बात है बताई गई है इसमें। और अंतिम जो उद्देश्य है, तत्कालीन बौद्ध संस्कृति के उदय और महत्व पर व्यक्त करना, इस नाटक का मूल उद्देश्य यही था, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद इसमें बताना
बताने का प्रयास किया है कि महात्मा बुद्ध के प्रयास से तीनों राज्यों में शांति स्थापित होती है। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का उदय यहाँ से प्रारंभ होता है, बौद्ध धर्म का उदय यहाँ से प्रारंभ होता है। और इसी प्रकार से पूरे नाटक का हम अध्ययन करते हैं या पाठालोचन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हमारे सामने जो उद्देश्य उपस्थित होता है ऊपर करके आता है कि बौद्ध संस्कृति का उदय यहाँ से प्रारंभ होता है और उसका महत्व इतना है कि वो तीनों राज्य में महात्मा बुद्ध के प्रयास से तीनों राज्य में शांति स्थापित होती है। इस प्रकार से तीनों राज्य वापिस समाज की समधारा की रास्ता में आगे बढ़ते हैं और वहां पर शांति स्थापित होती है और वो व्यवस्थित रूप से शासन संचालित होते हैं नारी पात्रों के विजय के परिणाम। जहां तक मैं समझता हूँ अजातशत्रु नाटक के जो उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, उनको उद्देश्य तो यहाँ पर बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगली क्लास में इसका संक्षिप्त में अजातशत्रु नाटक का मूल उद्देश्य क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।